evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. सिपा सालार को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की खुसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में हुई। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर आर्मी चीफ को बेटन थमाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई। बतौर फील्ड मार्शल सिपा सालार ने पहली बार कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शुरका ने सिपा सालार को मुबारकबाद दी। फोरम ने खुजदार हमले की मजम्मत की और मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दुश्मन को ख़त्म करने के अज़्म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक खुजदार हमला भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया है। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ को दुरुस्त तरीके से पेश करते हुए अवामी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया और गलत मालूमात का तदारक किया। धमकी आमेज़ रवैये के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खुजदार वाक़े में सूबेदार मोहम्मद सलीम की 2 बेटियां शहीद हुईं। दोनों का नमाज जनाजा आज अदा कर दिया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सूबेदार महमूद सलीम ने मीडिया से जो गुफ्तगू की वो देखिए। बच्चों के ऊपर अटैक ना करें, हम पे अटैक करें, हम छातियां तान के खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। ये तुम्हारी बुज़दिली की निशानियां हैं, ये तुम्हारी फतह नहीं है। तुम बच्चों के ऊपर अटैक करोगे, तुम हमें परेशान करोगे, नहीं परेशान होंगे। 2 बच्चियां क्या, अगर 6 बच्चियां भी होती हैं तो इस मुल्क के ऊपर जान सार है, कोई मसला नहीं, हम इसका जवाब देंगे। पहले भी दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे देंगे और उसको पता चलेगा ये 2-4 और ये जंग रह थी तो वो भी सारी जिंदगी न लड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पता चल गया कि पाकिस्तानी अफवाज अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर होने के लिए 100 बार सोचेगी। उन्हें भी देखिए। हिंदुस्तान एक ऐसे घुमंड में था, उसको गरूर था कि पूरी दुनिया की ताकतें उसके साथ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो हिंदुस्तान के दोस्त थे वो न्यूट्रल हो गए और जो न्यूट्रल थे उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया कि ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का जायज है। अब मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बड़ी फौज, हमारी फजाई फौज और भारतीय वज़ीर आज़म को शायद अभी तक 6 तैयारी खोकर सुकून नहीं आया है, इसलिए वो फिर पाकिस्तान को गीदड़ भपकियाँ देना शुरू हो गए हैं। आज राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एनिमेटेड किस्म की स्पीच की और ऐसे लग रहा था कि किसी गांव का बड़ा ही डिक्टेटोरियल चौधरी आया है। लेट्स वॉच इट। ये बड़ा मायने खैज़ है कि सिंदूर लगाने की लगा हुआ भी है, उनकी जो तिलक है और उन्होंने उसकी जिक्र भी किया, क्योंकि ऑपरेशन उनका नाकाम हुआ है सिंदूर, इसलिए अब एनिमेटेड तरीके से पब्लिक अपीयरेंस करके उसको कवर अप करना है। कुछ दिन पहले हमने आपको उनकी एक स्पीच दिखाई थी और उस वक्त भी आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज बताई थी। आज आपको थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है बॉडी लैंग्वेज पर। कोई लग रहा है कि बॉलीवुड की कुछ प्रोड्यूसर्स वगैरह ने भी उनकी मदद की है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ नहीं झपकी। अगर आप देखें तो एक पूरे भरपूर तरीके से उन्होंने एक दफ़ा राइट देखा है, एक दफ़ा लेफ़्ट देखा है। सो इट्स ऑल एनिमेटेड। बीच में उंगली उठाई, बीच में ज़रा धमकी लगाई, तड़ी लगाई, क्योंकि उनको बताया गया कि मोदी जी जो पिछली आपकी तकरीर थी उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही थी आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स से। सो इस दफ़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो कि हॉलो वर्ड्स हैं बट स्ट्रॉन्ग कह लें उनको, इस्तेमाल किए हैं, साथ में बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश की है। क्या इम्प्लीकेशन होगी इसकी, ये हम बात करेंगे। DGISPR ने भारतीय वज़ीर आज़म को जवाब दे दिया है। अल जज़ीरा TV के इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो भी देखिए। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारत से आखिरकार संजीदा सवालात उठा दिए हैं। उन्हें भी देखिए। इन लोकल न्यूज़, बानी तहरीक इंसाफ से आज मुलाकात का दिन था। बानी से आज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं की मीटिंग हुई। बानी से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। हमारी जंग जारी है, हम हर सूरत में अपने बानी को रहा कराएंगे। बानी ने एहतजाज तहरीक के लिए मुझे दोबारा जिम्मेदारी दे दी है। लेट्स वॉच इट। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप सियासत को नहीं चला सकते। अगर आपको पाकिस्तान की सोच नहीं है तो कम से कम हमारे लीडर इमरान खान को हमें ये सोच है। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खान साहब को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी, और हर बंदा इसमें जो है अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी रिजल्ट क्या आ रहे हैं
वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने। हमारी यही एक डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान पे कोई केस नहीं है, इससे सारे झूठे केस हैं। जल्द फैसले किए जाएं, मेरिट की बुनियाद पे किए जाएं। एक और शख्सियत जो कि इस मीटिंग में मौजूद थी आज, नईम हैदर पंचोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो कहें, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। देखें, पहली बात ये, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। इंशाल्लाह ताला जो कहूँगा सच कहूँगा, जो नहीं बता सकूँगा वो कहूँगा कि मैं वो नहीं बता सकता। सो एग्जैक्टली जो खबरें आई कि खान साहब सख्त नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। देखें, पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि जब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उसके अंदर खान साहब, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मुल्क की, उस हवाले से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरी कौम को मेरी तरफ से ये कह दीजिए कि आपने मुतहद रहना है, आपने अलर्ट रहना है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिस तरह हमारे सिपाही नौजवान जो हैं लड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल सराहा उनको। और उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा जो एयर फोर्स है, उन्होंने आज फिर उसकी तारीफ़ की कि जिस तरह मेरे जब मैं हुकूमत थी उस वक्त भी जो उनका किरदार था, हमारे फ़ौजी नौजवानों का किरदार था, तो उन्होंने उस बात को दोबारा सराहा। तो उन्होंने कहा जी कि 19 में हुआ था, बिल्कुल अभी दोबारा बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल कौम जो है वो इस पर जो है मुतहद है मोदी के ख़िलाफ़। और दूसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है भारत के साथ, पाकिस्तान के अंदर जो अमन, उसका मामला जो है ख़राब है, जिस तरह दहशत गर्दी, आए रोज़ आप ड्रोन्स देख रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। और तीसरा, मईशत के लिए मैं जिनके पास इख्तियार है, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ और कोई ये ना समझे कि मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोई समाज कर रहा हूँ। मुल्क को ज़रूरत है कि हम बातचीत करें। जी, हम बातचीत करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी क्लैरिफाई दिस। एंड प्रोड्यूसर साहब, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है कि खान साहब ने कहा आई एम रेडी टू टॉक टू एस्टैब्लिशमेंट, नॉट द गवर्नमेंट। नॉट द गवर्नमेंट। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि इन गवर्नमेंट ने इससे पहले 2 महीने हमारा वक्त ज़ाया किया और ये जो गवर्नमेंट है फार्म 47 की, ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो, क्योंकि जेली मैंडेट के ऊपर आए हुए हैं। तो वहाँ बात होगी जिनके पास इख्तियार है। और जो खबरें थीं वो मुख्तलिफ साफ़ी चला रहे थे, जैसे आपने देखा कि कहा गया कि जंग जब शुरू हुई तो अंदर जाकर कोई बदला जो है वो मिला है, किसी शख्सियत की मुलाकात हुई है। नजम सेठी साहब ने एक न्यूज़ दी थी और दीगर लोगों ने दी थी। तो मैंने खान साहब से कान के अंदर ये पूछा, मैंने कहा मुझे ये मौक़िफ़ दीजिए, मैं जाकर बताना चाहता हूँ। तो खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मुस्तरद किया उस मीटिंग को, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मुलाकात जो है मेरी नहीं हुई। और उन्होंने कहा जी कि ये बस अफवाहें हैं, जो लोग फैलाते हैं वो फैलाते रहें। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि बड़ा जो है ना वो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बड़ा माहौल जो है वो सेट हो गया है जी, मुलाकात हो रही है, फलां हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी मेरी बाहर खड़ी है, मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, दरमियान में एक दफ़ा कहीं करवाई है। तो उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करवाई, किताबों तक मुझे एक्सेस नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मेरे रहनुमा, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे वो जो कोलीग्स हैं, वो नहीं मिल पा रहे, आप कह रहे हैं जी कि बड़ा माहौल हो गया। उन्होंने कहा जो आम कैदी को जो हकूक हासिल होते हैं जेल के अंदर, मुझे वो भी हासिल नहीं है। यानी इतनी गर्मी है वहाँ पर, जो जिस तरह से वो रह रहे हैं, वो अपनी तकलीफ़ात का जिक्र ही नहीं करते कि कैसे उन्हें रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा जो आम कैदी, सिंपल अंदाज में कह रहा हूँ, वो भी हकूक मुझे हासिल नहीं है। तो ये कहाँ पर ऐसी है कि जी वो देखें जी ट्विटर खुल गया है तो शायद खान साहब के लिए जो है वो कोई रिलीफ। तो उन्होंने बड़ा क्लियर, मैंने जो आज महसूस किया ना, अभी भी जी उन्होंने कहा जी कि अगर वो समझते हैं इन हालात, ये जो 3 मैंने चीज़ें बताई हैं इनके अंदर, कि वो समझते हैं कि वो बात करना चाहते हैं, तो हम रेडी, क्योंकि मेजॉरिटी हम हैं और इस वक्त इत्तेहाद की भी ज़रूरत है, इस वक्त मईशत जो डूब रही है, इस वक्त अमन की भी ज़रूरत है। तो हम जो है वो इसमें एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया था DGSPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 9 मई पे माफ़ी मांग लें। देखिए 9 मई के ऊपर खान साहब ने आज फिर बात की है। उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लाएं। इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आप उसके अंदर जो है वो झूठे हैं, अगर आप सच्चे होते तो आप लेकर आ जाते। नंबर 2 बात ये रहेगी कि उन्होंने आज जो इशारे दिए हैं ना, उन्होंने इशारे दिए हैं जो होता है कि एक्टिविटीज़ के, उन्होंने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली, जो हमारी KP के हमारे जो सदर हैं, उसके बाद अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ी वाज़ह हदायत दी हैं पार्टी को कि आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वेंशंस और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें। और पूरी पार्टी को भी कहा है कि सेमिनार्स जो हैं वो
جو یکجہتی کے حوالے سے ہے، جو اس وقت صورتحال دو چار ہے اس حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی یکجہتی کے حوالے سے سیمینارز کریں، بالکل قومی آپ اکٹھے رہیں، امن جو ہے وہ ضروری ہے، پاکستان کے اندر معیشت کے لیے بہتری ضروری ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی طریقے، عمران خان اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہتے کہ میری رہائی کو اس کے اندر ڈالیں، وہ تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ایڈ کریں، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے پاکستان جو مسائل سے دوچار ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈا پور سے کے حوالے سے کوئی بات کی انہوں نے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مختلف گفتگو ہوئیں، پارٹی کے جو ان کو ڈائریکشنز تھیں وہ ان کو جو ہے وہ جا چکی ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی بھی ملاقات ہوئی، جو مسئلے مسائل ہیں ایک چیز جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے وہ خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی کہ علی امین کو بجٹ جو ہے وہ پاس ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ میرے سے ملاقات نہیں کرواتے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پارٹی کا جو ہے وہ چیف ہوں، یعنی چیئرمین ہوں، ٹھیک ہے جی، سربراہ ہوں، تو پارٹی کے سربراہ جو ہے اس سے گائیڈ لائنز لینی ہے۔ وہاں کے چیف منسٹر نے، عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کا سربراہ کون ہے؟ عمران خان۔ تو عمران خان جو ہے وہ ہدایت دیں گے ان کو، کیونکہ جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشنز ہے مختلف ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس سے عوام کا انٹرسٹ جڑا ہوتا ہے، تو جب تک وہ مجھ سے نہیں ملیں گے، مجھے بریف نہیں کریں گے، میں گائیڈ لائنز دوں گا۔ فائنانس منسٹر ہے، فائنانس منسٹر ممبرز ہیں، سب لوگ ہیں جی، کیا ضرورت ہے کہ آپ کو خان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کیپیبل لوگ نہیں ہیں؟ وہ خود سے اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے، انہیں کیوں ضرورت ہے کہ وہ وہاں جا کے اس کو یس کریں گے، نو کریں گے؟ دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے نظریے کے ساتھ۔ علی امین کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے نظریے کے ساتھ۔ عوام نے ووٹ بھی دیا ہے نا، ان کا بجٹ تو پاس کروانا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ضرورت ہے وہاں کے جتنے مسائل ہیں وہ آ کے اپنے چیف کو، نہیں عوامی معاملات کے اندر، عوامی معاملات پر وہی بہتر طریقے سے ہدایت جاری کر سکتا ہے جو اس کو عوام کی تائید بھی حاصل ہے، جو عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ فیصلہ کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ 47 والے ہیں، فارم 45 والے ہیں خیبر پختونخوا میں، عوام وہاں پر فارم 45 والے ہیں، اور وہی ایکوائٹ اسمبلی جو فارم 45 والی جس کو بلیک میل کرنے کی وفاقی حکومت کوشش کرتی ہے۔ عمران خان صاحب، تو آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا جس نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے اسی کو تکلیف دو، ہم ووٹ بجٹ نہیں پاس کرواتے۔ ان کی آسانی کے لیے ان کا سربراہ جو ہے وہ کرے گا جو عوام کا سربراہ ہے، جہاں وہاں عوام نے ووٹ کس کو دیا؟ مجھے تو نہیں دیا نہ فرید ادریس کو دیا، عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو، تو وہ عمران خان کو انہوں نے باغ ڈور دی کہ آپ وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے جی۔ عوام نے، عوام ان کے سربراہ ہیں، پارٹی کے سربراہ، کہ اگریسو ہو جاؤ خیبر پختونخوا کے سی ایم کو، انہیں لگا وہ انہوں نے اوورال بالکل کہا ہے کہ بالکل ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس ملک کی خاطر ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، یعنی جو ہمارے میں نے آپ کو بتایا کہ سیمینارز اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو کنونشنز ہیں، مطلب اس کے اندر موبلائزیشن اور وہ سارا ہوگا۔ رائٹ سوسائٹی ناصر بٹ یہ جو بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یکجا ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن کوئی پریشانی تو نہیں ہے حکومت کے رینکس میں؟ انہوں نے تردید کی ہے میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملاقات ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے، آپ سے نہیں ملنا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اور ان بیچارے مہمان کا بھی۔ ابھی وہ وقت کدھر ہے؟ یہ کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں کرنا تو نہ کرو، تو حکومت ختم ہو جائے گی، نہ کرو۔ اب جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھیں، کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر دشمنوں کا تو ہم نے مقابلہ کیا، ان کو تو ہم نے نیست و نابود کیا، ان کو جواب دیا، دنیا نے اپریشیٹ کیا، دنیا ہمارے ساتھ ہے، ہندوستان ایسولیٹ ہے۔ لیکن جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے، جیسے ہمارے بچے شہید کیے گئے کل اسکول کی بس پہ، ایک ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ حملہ کیا، بچے 3 شہید ہو گئے، باقی 3 ایڈلٹ شہید ہوئے۔ باقی آپ مجھے بتائیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں؟ ان کا قلعہ کما کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اور ان کی کوئی معافی نہیں۔ ایسے لوگ میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر وہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو یہ توہین ہے۔ پاکستانی کوئی بھی اپنے ملک میں اپنے بچوں کو، بچہ میں کہتا ہوں جی، بچے اپنے چھوٹے بچوں کو کون شہید کرتا ہے؟ جو ماں باپ سکول میں بچوں کو انہوں نے بھیجا صبح تیار کر کے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دن کو آئیں گے۔ اس حوالے سے تو بٹ صاحب، اس حوالے سے تو بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا بانی پی ٹی آئی نے کہ اس میں آپ متحد رہیں، جو آپ کو اس وقت خطرہ ہے، یہی کہا نا کہ خطرہ ہے جو بھارت سے، اس میں پھر اکٹھے ہیں۔ یہ تو سولیڈیرٹی کا پیغام ہے۔ دیکھیں کیا اکٹھے ہیں، یہ آپ خود تو اکٹھے ہو جائیں۔ 50 تو ان میں گروپ ہیں، آج صبح دیکھیں، شام دیکھیں، ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کو پہلے خود تو کریں کہ لیڈر کون ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ کو نظر آئے گا، یہ جو 9 مئی والے ہیں نا،
یہ اب عدالتوں میں ان کے فیصلے ہوں گے, آپ کو 30-40 ویسے جیلوں میں نظر آئیں گے. یہ آپ خبر دے رہے ہیں کیونکہ 9 مئی کی ان لوگوں نے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں نا سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا تھا نا, وہ ختم ہو گیا نا, اب عدالتوں میں کیس چلیں گے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی فورسز پہ حملہ کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ پاکستانی ہے ہی نہیں جو اپنے شہداء کے جو پتلے جلا دیتے ہیں, ان کی یادگاریں جلا دیتے ہیں, GHQ پہ حملہ کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آج ہماری فوج نے دنیا میں ثابت کیا نا, ہندوستان جیسے جو اپنے آپ کو بڑا 3 دہائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں, اس نے 10 مئی کو ان کو جواب دیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم سب قوم اکٹھی تھے اور اکٹھا ہونا چاہیے تھا. ہم نے اکٹھے ہو کے جواب دیا دنیا کو کہ ہم لوگ جب اکٹھے ہیں اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اب کنٹینیو رکھنی ہے. یہ چیز بالکل نہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کنٹینیو رکھنی ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے بٹ صاحب میں واپس آتی ہوں, بٹ آپ نے مجھے یس اور نو میں بتانا ہے صرف, پھر میں ڈیٹیل پوچھوں گی آ کر. کیا خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو ہونے کا کہیں تذکرہ ہوا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ جو ہے نا ہماری گفتگو جو ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے, اور خان صاحب جو ہے گفتگو کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ ہماری آپس کی بات ہوتی ہے. ہوا ہے نہیں دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں, جی تذکرہ ہوا ہے, نہیں میں اس کو کچھ بھی نہیں اس میں کہہ سکتا. جی اوکے, we'll take a break, we will be right back. And welcome back. سینیٹر ناصر بٹ, آپ سے ایک اہم خبر ہم نے لینی ہے, کیونکہ آپ بڑے, ویسے تو آپ ہمبل ہیں بہت زیادہ, لیکن وی نو کہ آپ کتنے کلوز ہیں میاں صاحب کے. خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ڈیفنس منسٹر, انہوں نے کہا کہ 2022 میں آرمی چیف کی تقرری ہو رہی تھی, آپ میاں صاحب کے ساتھ اس وقت لنڈن میں تھے. یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ خواجہ صاحب نے نہیں کہا بٹ یہ میں بتا رہی ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل باجوہ مزید ایکسٹینشن چاہتے تھے. ایک شخص جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے وہ میاں نواز شریف کے پاس پیغام لے کر جاتے تھے. یہ بات کل ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی پوچھی, انہوں نے بھی کہا ایسا ہوا ہے. وہ کون سی شخصیت تھی جو یہ پیغام دے رہی تھی؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل خواجہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, تو آپ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہاں جی, تو کون اس وقت چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر بنوں؟ وہ جو پہلے کچھ عرصہ پرائم منسٹر رہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی یہ میسج لے کر گئے؟ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کون تھے؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں, میں نے کہا اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں اور کون خواہش مند, اور تو کوئی خواہش مند نہیں تھا. آپ تو نہیں تھے؟ یہی تھا. تو آپ بولتے نا, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے پوچھا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے, وہ کہتے ہیں ایک تھا. لیکن آپ خود ہی بتائیں, انہیں سے آپ سوال کر رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تھے یا کوئی اور تھے, بٹ ہی سیڈ کہ ایسا تھا. نہیں, میں نے یہی کہا نا. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں جا کے اگر یہ باتیں ہوتی تھی, میں وہ تو جو تھے نا اپنا باجوہ صاحب, وہ کہتے تھے میں تو ابھی لگا دیتا ہوں مارشل لا, مجھے ایکسٹینشن دو. تو میاں صاحب نے کہا جلدی کرو, لیٹ نہیں کرنا. یہ تو مجھے پتا ہے. تو یہ ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ باجوہ صاحب چاہتے تھے مجھے ایکسٹینشن ملے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے وہ کوئی اور نام بھی دیتے تھے کہ بھئی ان کو بنا دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اس پہ پی ٹی آئی بھی پھر شامل ہو گئی تھی. they were also on board on that. میاں صاحب نے اس شخصیت کو کیا کہا جو پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے, ان کو کیا کہا میاں صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن دیں؟ نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو تو کیا کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا ابھی لگا دو, اگر وہ مارشل لا لگانا ہے ابھی لگا دو, ایکسٹینشن والا کوئی بات نہیں ہوگی. وہ یہی بات تھی نا کہ وہ کہتے ہیں جلدی کرو, دیر نہ کرو, لگا دو مارشل لا اگر لگانا ہے. بس یہی تھا اور کچھ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ بس مختصر بات ہے کہ اس وقت کے حالات آپ کے سامنے, وہ رجیم تھی, فیض امید اور یہ سارے جو کچھ کیا, آج سامنے ہر چیز آ گئی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے, آپ نے بھی بات کی, تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان نے بتایا, اپنی فورسز نے بتایا دنیا کو کہ ہم امن پسند بھی ہیں, لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے حملے کرے گا اس کو ہم ایسا جواب دیں گے, یاد رکھیں گے. اب وقت ہے کہ ہم انٹرنل پاکستان میں جو لوگ ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ہمیں ان کو بھی, میں کہتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کے یہ بھی ایک آپریشن کرنا چاہیے جو بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کے دشمنوں کو انٹرنلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے.
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी है, वो दुश्मन आप पीटीआई को तो नहीं कह रहे हैं, ये ज़रूरी है। नहीं मैंने सिर्फ ये कहा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैंने सोचा कि कोई भी है, देखे ना, जो पाकिस्तानी है, ठीक है आप मुझे बताएं, जो पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क का तो दुश्मन नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान, मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, हम आपस में इस वक्त इख्तलाफात करते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे घर पे हमला करने आ जाएगा तो हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ी प्यारी बात की जी। होता तो यही है। अब जरा पंचोता साहब से पूछ लेते हैं, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखें, एक बात रह गई थी जो खान साहब ने बात की थी, वो मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा, जो आज की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी माशरा, कोई भी जमहूरियत जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर कायम होती है। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 उन्होंने कहा कि अखलाकियात। तो पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है या अखलाकियात हैं वो जिस तरह से ख़त्म हुई हैं। रूल ऑफ लॉ आप देख लें कि चादर चार दीवारी का तकद्दस, लोगों को उठाया, अगवा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, पार्टी को जिस तरह से केसेस बनाकर इमरान खान साहब समेत बाकी तमाम लीडरशिप वर्कर्स हमारे, और जो 26वीं तरमीम की गई, इखलाकियात का भी उन्होंने जिक्र इसी अंदाज़ के अंदर किया। उन्होंने कहा कि देखें, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान, उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद बैठे हैं। आइनी बेंच एक तरफ फैसला दे रहा है जी कि सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल जो है वो होना चाहिए, दूसरे साथ जो है मखसूस नशस्तों का केस लगा दिया है। तो जिस माशरे के अंदर, जिस जमहूरियत के अंदर ये चीज़ें ना हों तो वो निज़ाम कायम नहीं रह सकता। तो इसलिए जो हमारी स्ट्रगल है वो जारी है। नंबर 2, जो मरीम नवाज़ साहबा जो इश्तिहारात दे रही हैं, जो सारा उन्होंने किया, जो पैसे आवाम का जो टैक्स का पैसा है जो उसको ज़िया किया, खान साहब ने उस पर भी जिक्र किया। हमने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की हुई है। हम इस मौक़िफ़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम इस्तदा करते हैं अदलिया से। मरीम नवाज़ को क्यों उन्होंने टारगेट किया आज? कोई खास टारगेट की बात नहीं है, जो उनके बयानात हैं, जो उनके मामलात हैं, जो उन्होंने अपना किरदार अदा किए। देखिए, 9 मई का जिक्र कौन कर रहा है? तो 9 मई हुआ, मरियम नहीं हुआ था 9 मई। 9 मई हमारे खिलाफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जैसे भारत ने किया है वहां पर, ऐसे ये हमारे खिलाफ किया गया। वहां पाकिस्तान जो है कमीशन मांगता है, यहाँ इधर तहरीक इंसाफ कमीशन मांगती है। देखें, जो उन्होंने ये बयान दिया है ये बेसिकली भारत के हक में बयान है। ये जो बयान दिया ये भारत के हक में बयान है। उसी तरह से जैसे उनके वालिद साहब खामोश हैं, ये दोनों सवालों के जवाब दीजिए। वालिद साहब क्यों खामोश हैं, भारत के हक में क्यों आई हैं? सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं मरीम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर काम कर रही है, आपको चाहिए कि उसका मुकाबला करें, काम करें अपने केपीके में। तो लोगों को बताएं, जब आप काम करते हैं तो आप बताते हैं अपने कौम को, अपने सूबे के लोगों को कि हम ये काम कर रहे हैं। मुझे आप बता दें, दिल से बताएं, 4 सूबों में सबसे ज्यादा काम किस जगह हो रहा है? अगर जो हम काम करते हैं तो हमने लोगों को बताना है। अगर आप समझते हैं कि ये जो काम मरियम साहबा बता रही हैं, जो आके करके जो उन्होंने काम किया उसकी वो अगर बात बताती है अपनी आवाम को, आप आ जाए, मैं वो आ जाएगा। मैं एक बात करता हूं, आप ये करें कि आप जाके दूसरे आप अपने कहते हैं ना कि चैनल पे आए, आप बताएं कि नहीं जी मरियम साहबा ने ये जो बताया था ये काम नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। वो हम काम बताते हैं, वो हम बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back. Gurpant Singh Punnu साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। भारतीय फौज ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने अमृतसर में दरबार साहब पर मिसाइल हमला किया है, लेकिन दरबार साहब की इंतजामिया ने आज क्लियरली इस बयान को मुस्तरद कर दिया है। ये झूठ ही था, आपने भी बताया, सब लोगों ने बताया। क्या सिख कम्युनिटी को अच्छी तरीके से आगाही है कि ये एक प्रोपेगेंडा किया है भारत ने? जीएनएन ते पूरे पाकिस्तान दे मेरे भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, दरबार साहब दे हमला सिर्फ एक फौज ने कीता है 6 जून 1984, और सारे सिख जगत नूं ते पूरी दुनिया नूं पता है वो है हिंदुस्तान ते भारत दी फौज। 6 जून 1984 नूं उस दरबार साहब ते 70,000 दी फौज आई सी, जिहदे विच टैंक सी, जिहदे विच हैलीकॉप्टर्स भी सीगे। अज ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ 65 ਤੇ 1971 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 125 ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ।
ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਨਸੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। राइट, सो मोदी जी आज बोले, तकरीर की थी उन्होंने, 6 तैयारियां तो जिक्र नहीं किया लेकिन पाकिस्तान को धमकियां देता रहे हैं। आपको लग रहा है कि दोबारा कोई हमला करेगा भारत पाकिस्तान पर? देखो, मैं पहले दिन तो तुहानू कह रहा भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਕੱਢਾ ਹੈ, ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜੰਗ ਭੈਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। राइट, सो इस वक्त खालिस्तान तहरीक चल रही है और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक भी चल रही है। कब तक कामयाब हो जाएंगी ये तहरीकें? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ 50 ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-30 40-40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। राइट, भारत में 7 रियासतें जिन्हें 7 सिस्टर रियासतें कहा जाता है, वहाँ पे बदअमनी फैल रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ तहरीकें भी चल रही हैं। क्या आपने जैसे कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा शायद रोल पाकिस्तान का भी हो सकता है लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। भारत के अपने लोग कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ मोदी है। सारी दुनिया के सामने ये गल खुल चुकी है। राइट, सो मोदी हुकूमत अपने खुद अफ्रीका के फुटप्रिंट है जो इस वक्त हुआ है पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को मारा गया है। उससे पहले भी जो उन्होंने सिविलियन एरियाज में अटैक किया था भारत ने, उस वक्त भी बच्चों को टारगेट किया गया था। ये किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਊਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 95 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਾਡੇ 30,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। राइट, सो आपने कभी पाकिस्तान आने का सोचा है? पाकिस्तान कदों आओगे तुसी? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जो बात हमने अभी 7 स्टेट्स के हवाले से की, 7 सिस्टर स्टेट्स, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं। भारत पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की साजिश कर रहा है, लेकिन खुद भारत को कश्मीर, खालिस्तान समेत दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकों का सामना है। आज हम आपको भारत की मशहूर ज़माना 7 सिस्टर्स रियासतों का जिक्र कर रहे हैं। ये रियासतें कौन कौन सी हैं और कैसे भारत के हाथ से निकलने जा रही हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। भारत में इस वक्त दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनमें से कुछ अंदरूनी खुद मुख्तारी और कुछ भारत से आज़ादी की ख्वाहिशमंद हैं। भारत के शुमाल मशरिक में 7 रियासतें वाक़ हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो भी पुन्नू साहब ने जिक्र किया। उनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन रियासतों का मजमूई रकबा 2,62,230 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि मजमूई आबादी 4.5 करोड़ से ज़ायद है। सबसे पहले रियासत अरुणाचल प्रदेश। ये रियासत भूटान, भारत, म्यांमार और चीन के दरमियान मौजूद है। रियासत के एक बड़े रकबे पे चीन दावा करता है कि ये इसकी मिल्कियत है। 1962 की जंग के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्जा ज़रूर किया, लेकिन फिर जल्द ही मैकमोहन लाइन पर वापस चला गया। चीन आज भी इस रियासत को जनूबी तिब्बत का इलाका करार दे रहा है। 2020 में चीन ने वादी गलवान समेत रियासत के कई इलाकों में पेशकदमी कर ली थी। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जिंगान रख दिया है और इसकी 27 मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउ, नस्ल ऑफ नागालैंड और अरुणाचल ड्रैगन फोर्स यहाँ की बड़ी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। अरुणाचल ड्रैगन फोर्स रियासत की सबसे बड़ी मुसल्लह तंजीम है, जो अरुणाचल प्रदेश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि इसके ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे हम कुछ दिनों में। फिर आते हैं रियासत आसाम की तरफ। रियासत आसाम भारत की 7 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है। 1906 तक आसाम बंगाल का हिस्सा था। 1963 में आसाम से नागालैंड रियासत अलग की गई। 1972 में आसाम से ही रियासत मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया। 1970 से ही रियासत आसाम में अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। इनमें मुस्लिम लिबरेशन टाइगर्स, आसाम राइफल्स, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम सर फहरिस्त हैं।
1990 में अलहदगी पसंद तहरीक ने जोर पकड़ा तो भारतीय फौज ने आसाम में 12,000 अफराद को कत्ल कर दिया, जिन पर उन अलहदगी पसंद तंजीमों के रुकन होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 2012 में रियासत आसाम में फसादात शुरू हुए, जिनके हवाले से कहा गया कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद ये सबसे बड़े फसादात हैं, जिनमें 4 लाख अफराद बेघर हुए और अक्सरियत उनमें मुसलमानों की थी। 2019 में रियासत आसाम में भारतीय हुकूमत ने शहरियत की हतमी फहरिस्तें जारी की, जिनमें 19 लाख शहरियों को इस फहरिस्त से ही निकाल दिया गया। निकाले गए तमाम अफराद बंगाली मुसलमान थे। एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है भारत की स्टेट का। फिर आते हैं रियासत मणिपुर पर। मणिपुर रियासत की सरहद मशरिक में म्यांमार से मिलती है। 1949 में मणिपुर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। 1956 में मणिपुर में अलहदगी की तहरीक शुरू हो गई। 1958 में भारत ने यहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाफिज किया, जो कि मजीद तसादुम की वजह बना। मणिपुर में 2 बड़े ग्रुप्स हैं, मणि ग्रुप और दूसरा कोकीजोमी ग्रुप के नाम से मशहूर है। मणिपुर में 60 मुसल्लह ग्रुप काम कर रहे हैं, जिनमें से 30 का ताल्लुक कोकी ग्रुप से है। मणिपुर में असल लड़ाई मीती और कोकीजोमी कबाइल के दरमियान है, जो कि नस्ली फसादात की वजह बनती है। 2010 से 2013 के दरमियान मणिपुर में नस्ली फसादात और हंगामों में 125 अफराद हलाक और 40,000 अफराद ने नकल मकानी की। 2022 के रियासती इलेक्शन में कोकी ग्रुप ने बीजेपी की हमायत का ऐलान किया और बदले में भारतीय हुकूमत ने कोकी ग्रुप की नस्ली फसादात की कार्रवाइयों पर आंखें बंद कर ली। 2023 में मणिपुर में मेती ग्रुप की जानिब से कोकी ग्रुप की खवातीन को बरहना करके शहर में घुमाया गया, जिसके बाद फसादात शुरू हुए। 120 अफराद से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर रियासत मेघालय। 1972 में आसाम से गारू और जयंतिया के इलाके को मिलाकर मेघालय रियासत बनाई गई थी। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने है। फिर रियासत मिजोरम, जो कि 1972 में मिजोरम को असम से निकालकर यूनियन का दर्जा दिया गया। 1987 में उसे भारत की रियासत बना दिया गया। इस रियासत में मीज़ो कबाइल आबाद हैं। यहाँ पर बदअमनी की बड़ी वजह आसाम से आबादी की मुंतकली और आसामी आबादी की रियासती अमूर में बढ़ता हुआ असर रसूख है। रियासत नागालैंड में भी, जो भारत की छोटी रियासत है, 1947 में नागालैंड के नागा कबाइल ने भारत से इल्हाक करने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने नागा कबाइल के इलाकों पर फौज कशी के जरिए कब्जा किया था, जिसको वो अभी तक भुगत रहे हैं। उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं। रियासत त्रिपुरा 7वीं सिस्टर स्टेट है। ये 3 अतराफ से बांग्लादेश से घिरी है और इस रियासत में बदअमनी की वजह भी 1970 में बंगालियों की तिरापुर में आमद है। बंगालियों की आमद के बाद रियासत में आबादी के तनासुब में तब्दीली आने लगी, जिसके खिलाफ 1990 में रियासत के कबाइल ने हथियार डाल दिए। डिटेल्स आपके सामने हैं। 7 सिस्टर स्टेट, जहाँ पे हर तरफ भारत की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ना सिर्फ लोग अलग होना चाहते हैं, अलहदगी की तहरीक है, बल्कि उनको साथ डिक्टेटोरियल रूल के ज़रिए, कवानीन के ज़रिए, कवानीन में तब्दीली करके, फोर्स इस्तेमाल करके हर तरीके से जुल्म ढाया गया। उसके बावजूद जो झूठा नारा लगाता है शाइनिंग इंडिया का भारत, वो खुद ही अब एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।